हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 के ऊपर। और चैप्टर 12 में आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां कहां करते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 2022 और 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके एनालाइज कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूं कौन से ईयर का, 2022 का। और इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके पहले मुझे हटने दे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें, फिर हम लोग मैच कराते हैं। हो गया गाइस? चलो, हो भी जाना चाहिए। अब आंसर हम लोग मैच कराते हैं, मतलब सॉल्यूशन 2022 का जो पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन लाते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए। यू नो एडीए? एडीए इज अ काइंड ऑफ एंजाइम जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डीएमीनेज। और ये एंजाइम्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। अगर इस एंजाइम्स की कमी हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ आवर जीन, तो हमारे बॉडीज में एक डिजीज होते हैं दैट इज कॉल्ड स्किड। लेकिन दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स अ जेनेटिक डिजीज। इसमें जीन का क्या हो जाता है, डिफेक्ट की वजह से ये एंजाइम्स बनने बंद हो जाते हैं। और जब ये एंजाइम्स बॉडी में नहीं बनेगा तो वो पेशेंट एक डिजीज से सफर करेगा जिस डिजीज को स्किड कहते हैं। क्लियर है? अब आपसे सवाल डिजीज के बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल पूछ रहा है एडीए कहां से सिंथेसाइज होगा। तो एडीए हमारा सिंथेसाइज होता है लिम्फोसाइट से। आई होप सो कि ये आंसर आपका सही रहा होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा उसको देख लेते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन किस तरह के पेशेंट्स को दिया जाता है? क्या वो एक एंजाइम्स है, क्या वो एंटी एसिड्स है, क्या वो यूज किया जाता है आर्थराइटिस में? तो जवाब है नहीं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। द राइट आंसर इज डी। मतलब एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो देखा जाए तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम इस एंजाइम्स का यूटिलाइज करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है। हो गया गाइस? चलो, दो क्वेश्चन के बाद ये तीसरा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या रहा है कि हाइब्रिडोमास इज एम्प्लॉयड फॉर। हाइब्रिडोमास किसमें हम लोग सिंथेसाइज करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड नहीं, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज नहीं, कि कैंसर सेल्स नहीं, कैंसर सेल्स से रिलेटेड नहीं है, सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो याद रखना कि एंटीक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसिस करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हाइब्रिडोमास का। द राइट आंसर इज डी। सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिडोमास का। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आते हैं गाइस थोड़ा सा सब्जेक्टिव, क्योंकि यहां हमारे पास थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है जिसको अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलो, ये भी कहता है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, और इसका भी जवाब आप जान लोगे। द राइट आंसर इज इंसुलिन। क्योंकि वीडियो से पहले मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस तो नहीं किया था, उसका प्रोसेस डिस्कस किया था, लेकिन हमने अप्लाइड किया था जीन को। कौन से जीन को? इंसुलिन जीन को। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन या थायरॉक्सिन जो होता है, ये सारा हार्मोन्स होता है, चारों के चारों हार्मोन्स है। लेकिन ये तीनों हार्मोन्स जो है वो स्टेरॉइड नेचर के हैं, बोला जाए तो लिपिड्स नेचर के हैं। और लिपिड्स नेचर वाला हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं कौन सा? प्रोटीन नेचर वाला। तो इंसुलिन प्रोटीन नेचर के होने के कारण हम लोग सिंथेसिस किसका करते हैं? इंसुलिन का। क्लियर? चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, हाउ आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूजफुल। किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है हमारे लिए यूजफुल होगा। तो पहले आते हैं गाइस, क्या था? पेस्टिसाइड्स। जैसे एक पेस्टिसाइड्स का मैंने नाम लिखा है, वो है डीडीटी। इस डीडीटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। और इस बायोमैग्निफिकेशन की वजह से बहुत सारे बायोमैग्निफिकेशन के साथ साथ ये बहुत सारे पॉलिनेटर को मार देता है। कौन? ये डीडीटी। बात समझिएगा, डीडीटी एक पेस्टिसाइड्स है और इस पेस्टिसाइड्स का रोल दो जगह पे है। पहला तो बायोमैग्निफिकेशन और दूसरा पॉलिनेटर। जब आप छिड़काव करोगे तो जो फ्लावर के
पॉलन ग्रेन को यहां से यहां तक लाने वाला जो इंसेक्ट है वो भी मर जाएगा, क्योंकि जब आप यूज करोगे पेस्टिसाइड्स का तो वो ये देख के नहीं मारेगा कि भैया ये प्लांट को खा रहा, प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा और ये प्लांट को फायदा पहुंचा रहा है इसलिए इसको नहीं मारेगा, वो सारे पेस्ट को मार देगा। तो ऐसे केस में पॉलिनेशन कम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन भी घट जाएगा। नो डाउट इंसेक्ट तो मरेंगे लेकिन उससे हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। दूसरे चीज में आते हैं, सेकंड वन इज द टर्म इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, डीडीटी हेवी मेटल्स जब कोई ऑर्गेनिज्म उसे इंटेक करता है तो उसके बॉडीज के अंदर वो चला जाता है। जब उससे कोई फूड चेन के बेसिस पे कोई दूसरा एनिमल्स खाता है तो उसके फूड चेन के थ्रू वो चला जाता है और कभी भी ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता, डेथ का एक कॉज भी बन जाता है। तो इन द सेंस जैसे आपने डीडीटी का छिड़काव किया तो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट को कौन खाया, ग्रासहॉपर, ये ग्रासहॉपर के अंदर चला गया डीडीटी, ग्रासहॉपर मर गया, उसको कौन खाया, उसको खाया कौन, तो फ्रॉग खा लिया, तो फ्रॉग के अंदर ये डीडीटी चला गया। अब फ्रॉग को कौन खाया, तो स्नेक खाया, तो स्नेक के अंदर डीडीटी चला गया। तो ये फूड चेन के बेसिस पे एक दूसरे के अंदर चला जा रहा है और काउज भी बनना देते। तो डीडीटी अच्छा है नहीं है। अगला कहता है बट जीएम क्रॉप सच एज बीटी कॉटन can control pests and do not cause any harm on the organism, that is environmental protection result large production। दूसरी चीज, इसमें हम लोगों ने एक काम किया है जिसका नाम है बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन में क्या होता है कि हम लोग एक जिन लेते हैं, ठीक है, और ये जो जिन है ये जिन एक प्रोटीन निकालता है जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीके से। अभी फिलहाल आप जान लो कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। उस जीन को हम लोग प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं और उस प्लांट सेल को या प्लांट को जो खाने वाला इंसेक्ट होगा अगर वो इसे खाता है तो वो मरेगा और अगर नहीं खाता है तो ऑब्वियसली नहीं मरेगा। तो इन द सेंस कि ऐसे केस में नुकसान किसको होगा, उसी इंसेक्ट को जो प्लांट को खा रहा है, पहली चीज। और ये बायोमैग्निफिकेशन में रोल भी नहीं अदा करता है इन द सेंस कि अगर हम लोग प्लांट को खा रहे हैं और हमारे अंदर ये जिन या ये प्रोटीन जा रहा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जिन हमारे बॉडीज में जाने के बाद या ये प्रोटीन हमारे बॉडी में जाने के बाद भी इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव किसके अंदर होगा, इंसेक्ट के अंदर। क्लियर? चलो, इसलिए हमारे अंदर कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उसी सबको नुकसान होगा जो इंसेक्ट इसे खा रहा है। और ऐसे केस में इंसेक्ट जो खाएगा वो मर जाएगा। क्लियर? अगले केस में क्या कहता है, अगले केस में क्या था, सम जीएम क्रॉप इनहेंस द न्यूट्रिएंट वैल्यू सच एज गोल्डन राइस रिच विथ विटामिन ए। एक तो मैंने पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट बना दिया बीटी कॉटन जिसका बायोमैग्निफिकेशन भी नहीं है और क्या कह सकते हैं पॉलिनेटर को भी नहीं मारेगा, मारेगा उसी को जो उस पे हार्म कर रहा। दूसरा चीज क्या कहता है कि अगर हम चावल खाते हैं तो चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता, लेकिन एक जीन को इंट्रोड्यूस करके उसको इनहेंस कराया गया जिसमें विटामिन ए का लेवल ज्यादा मिला। कौन सा राइस, दिस इज कॉल्ड गोल्डन राइस। और नेक्स्ट वन आपको मैं बता दूं कि फ्लावर सावर एक वैरायटीज है टोमेटोज की, और ये टोमेटो की जो वैरायटीज है जनरली टोमेटो बहुत तेजी में पक जाता है, लेकिन फ्लावर सावर वाले जो टमाटर होते हैं वो जल्दी पकते नहीं है। इसलिए अगर किसान ने उसको उगाया है तो उगाकर तोड़कर अगर जाएगा मार्केट में बेचने के लिए तो एक दिन लग जाएगा तोड़ने में, दूसरे दिन मार्केट में लेके बेचेगा, तीसरे दिन पकड़ के सड़ के खराब हो जाएगा। लेकिन फ्लावर सावर जो है वो कई सप्ताह तक, कई वीक तक वो कच्चा रहेगा। जब एक सर्टेन टाइम आएगा तभी वो पकेगा, मतलब एक लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। तो फ्लावर सावर जो है वो रैपनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, लॉन्ग टाइम कर देता है, जिसको फ्लावर सावर वैरायटी कहते हैं टोमेटो को। तो ये सारा फायदा जो हमें मिला है ये मिला है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। आंसर का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए लिखना है तो इतना काफी है। इसी में सेकंड पॉइंट्स क्या रहा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आप बता दीजिए कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडीज में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिसको मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज करता हूं। पहला जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहता हूं, दूसरा जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहता हूं। इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होता है जो हमारे बॉडीज में क्या होता है कि सिक्रीट करता है, लेकिन किसे, हार्मोन्स को, लेकिन ये किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं होगा, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होगा। क्लियर? तो इस इंडोक्राइन में हमारे पास एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पोर्शन होता है, एक आगे एक पीछे। जो आपकी तरफ आ रहा है दैट इज एंटीरियर, जो पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज पोस्टीरियर।
तो एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो सिक्रीट करता है क्या चीज का, जनरली ये सिक्रीट करेगा आपके ग्रोथ हार्मोन्स का। क्लियर। और ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा, किसी को बड़ा करेगा, अगर ज्यादा निकला तो बड़ा करेगा, कम निकला तो छोटा कर देगा। क्लियर। ग्रोथ हार्मोन्स इज पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और गाइस दूसरा कहता है दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली बोन्स एंड स्केलेटल मसल। 2 मार्क्स के लिए आई होप सो ये सफिशिएंट है, आप इतना सा नोट कर लोगे काफी है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जीआर कॉज जिगेंटिज्म एंड देयर डिफिशियंसी कॉज ड्वार्फिज्म। अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन्स का तो क्या होगा, आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिगेंटिज्म। और जब बहुत कम सिक्रीशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, मतलब नाटा सा छोटा सा भुटका सा वो रह जाएगा। क्लियर गाइस। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आई होप सो कि 2022 का 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मतलब मार्क्स आप देख लो 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया गाइस। चलो इसके बाद अगला हम लोग जो चल रहे हैं 2021 के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 2021 में क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। हो गया गाइस। चलो अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉल वर्म। क्राइजीन किसको प्रिवेंट करता है, तो जनरली अभी हमने कहा था कि क्राइजीन के बारे में अभी हमने आपको बताया कि जब इंसेक्ट उसको खा लेगा तो वो मर जाएगा। तो दे कैन कंट्रोल द कॉटन। क्लियर। सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो कॉटन के ऊपर इस्तेमाल किया गया था बॉल वर्म्स के लिए। तो द राइट आंसर इज कॉटन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, रिलेटेड अभी आपको आगे भी नजर आएंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 है वो। कहता थ्रो लाइट ऑन जीएमओ। वैसे देखा जाए तो आप थोड़ा सा लाइट इस पर जला दीजिएगा, ये काम हो जाएगा, बट वो वाला लाइट नहीं डालना, मतलब इसका डेफिनेशन लिखना है, कमेंट्स करना है इसके ऊपर। किसके ऊपर, कि जीएमओ क्या होता है। वैसे देखा जाए तो यहां पर गाइस 3 वर्ड जुटा हुआ है, जी फॉर जेनेटिक, एम फॉर मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब पहले से उसके अंदर जीन है लेकिन उस जीन के अंदर हम एक्स्ट्रा जीन को इंट्रोड्यूस कर देने, किसी भी तरह के जीन को, तो वो हमारा कहलाएगा जीएमओ। क्लियर। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहां आते हैं तो कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन हैव बीन जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑफ मॉडिफाइड, दे कैन बी प्लांट, एनिमल्स और इवन माइक्रोब। आप किसी माइक्रोब्स को ले लो, किसी भी तरह के बैक्टीरिया को ले लो, उसके अंदर किसी जीन को इंट्रोड्यूस कर दो, वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी प्लांट को लो, उसके जीन को भी क्या कर दो, निकाल, उसमें कोई नए जीन को इंट्रोड्यूस कर दो, और थोड़ा सा जीन, मतलब कोई दूसरे प्लांट का जीन को हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं फॉर फ्लेवर, बहुत सारी चीज के लिए। थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि भैया किसी एनिमल्स को लिए, उसके अंदर भी हमने जीन का ऐसा ही कुछ खेल किया, कोई दूसरे तरह के जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे सारे ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर आपने जीन का कोई ना कोई बदलाव किया है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। यहां तक डिफिनेशन समझ में आएगा। चलो अगला टॉपिक क्या कहता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंटेन एंड एक्सप्रेस वन और मोर यूजफुल desirable foreign gene. Such gene are incorporated into the genome of organism are called transgene, and the organism express the production of transgene are called transgenic organism. यहां पे बात समझना, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है। आपने किसी चूहे को लिया, वैसे माइस का एग्जांपल याद रखेंगे, माइस सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाले एनिमल्स में, ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे ज्यादा किसमें यूज किया गया, तो माइस, पहले बात याद रखेंगे। उसको हमने लिया और उसके अंदर जीन में किसी तरह का कोई बदलाव कर रहे हैं, कोई भी बदलाव करेंगे वो कहलाएगा क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। लेकिन उस एनिमल्स को हम नाम देंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगर आपने प्लांट किया तो ट्रांसजेनिक प्लांट, आपने बैक्टीरिया में ऐसा किया तो कहिएगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। लेकिन ये तीनों ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। याद रहे। दूसरी चीज यहां पे जो यूज किया गया वो यूज किया गया ट्रांसजीन। ट्रांसजीन क्या है, तो ट्रांसजीन गाइस वो जीन जो आप डाल रहे हो या निकाल रहे हो, आप डाल भी सकते हो निकाल भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीन। और अगला केस कहता है
कि ट्रांसजीन्स जिसमें हमने डाला, जो प्रोडक्शन किया, वो कहलाया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? 2 मार्क्स के लिए इतना सा बात आप आराम से लिख लोगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हमने क्या देखा है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछे जा रहे हैं। कौन सा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन बायोपिरेसी इन ब्रीफ। बायोपिरेसी क्या है कि आपको मैं बता दूं कि कभी भी आप किसी रिसर्च को करेंगे तो आपको उसके लिए बायो पेटेंट लेना पड़ता है। दूसरी चीज, आपके ही रिसर्च को कोई दूसरा कोई चुरा ले, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं करना है। मतलब ऐसे केस में हम लोग उसकी ऑथोरिटी लेते हैं। क्लियर? तो इन द सेंस यहां पे कहता है बायोपिरेसी हैपन व्हेन द रिसर्चर एंड रिसर्च organization take biological resources without official sanctionation, largely from less affluent countries or marginalized peoples. आगे क्या कहता है कि बायोपिरेसी इज नॉट लिमिटेड टू ड्रग्स डेवलपमेंट, इट ऑल्सो ऑकर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हर जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? बायोपिरेसी लेने की। तो 2 मार्क्स के लिए इतना सा सफिशिएंट होगा, इतना सा वर्ड आप लिख लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है गाइस। आज के लिए क्या? थैंक यू एंड बाय।